विकास गुप्ता आपसे शुरू करूंगा। विकास जी, मोहम्मद फैजल के केस को कांग्रेस के नेता बहुत करीबी से आज देख रहे होंगे। क्या मैंने जो शुरू में कहा वो सही है? क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को, वकीलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। माधव जी, आप एक बात सही कह रहे हैं कि ये ग्रे एरिया है कि जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उसके बाद अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के साथ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो रही है तो क्या वापस सदस्यता रिस्टोर होगी नहीं होगी, ये कोर्ट फैसला करेगी। आपकी रिपोर्ट में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही कि क्या कांग्रेस हाई कोर्ट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो जहां तक ये सजा सुनाई गई है, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई है, और जब सीआरपीसी में कोई एक प्रावधान होता है तो उस प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है, और इस सेंटेंस के और इस सजा के अगेंस्ट जो अपील लाई करती है वो सेशंस कोर्ट में लाई करती है, और वहां पे दोनों चीजें ही हो सकती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की जो एक जजमेंट 2007 की, अगर आपको याद होगा, रोड रेज जो उनको कन्विक्शन हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनकी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 389 में आपके पास सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का अधिकार है तो आप सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन भी कर सकते हैं। तो सेशंस कोर्ट में गुजरात में, सूरत में ये अपील लाई करेगी जहां पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन दोनों ही कोर्ट इस पे विचार कर सकती है। और साथ ही साथ कि क्या उसके बाद जो सदस्यता लोकसभा सेक्रेटरिएट ने रद्द करी है, क्या उसको रेस्टोर किया जा सकता है। ये एक ग्रे एरिया है जो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट से एक इशारा होगा। और इसमें आपने ये भी देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी को कन्विक्शन हुई है तब एक पीआईएल भी लगी है। हाँ। और उसमें ये मांग करी गई है कि अगर आप, जहां हीनियस क्राइम नहीं है और जहां 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और किसी पॉलिटिकल मोटिव से आप 2 साल की सजा सुना दीजिए और सदस्यता रद्द कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल गई है कि जहां पे मैक्सिमम सेंटेंस 2 ईयर है और हीनियस क्राइम नहीं है, तो वहां पे सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लार्ज वोटर्स ने जब आप पे कॉन्फिडेंस रख करके आपको भेजा है, तो ये कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का प्लॉय ना हो कि ऐसे ऑफेंसेस जो हीनियस ऑफेंसेस नहीं है और सिर्फ 2 साल के जहां प्रावधान है तो आप मैक्सिमम सेंटेंस दे दीजिए, और अंडर द गार्ब ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस आप किसी की सदस्यता रद्द कर सके। अगर आप राहुल गांधी के वकील होते या कांग्रेस के थिंक टैंक में होते, विकास जी, आप क्या सलाह देते? क्या सूरत के सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन को स्टे करने के लिए जाना चाहिए, या फिर जो अभिषेक मनु सिंह भी उस दिन इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे ये सदस्यता रद्द करने का फैसला ही गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट आते? वो अगर सदस्यता रद्द करने का फैसला है वो एक अलग प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कन्विक्शन दी है उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए आपको सेशंस कोर्ट की सूरत में आना पड़ेगा। तो आप, मैं वो आपकी सलाह जानना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से कानूनी स्ट्रेटजी, लीगल स्ट्रेटजी कांग्रेस की ये भी हो सकती है कि सेशंस कोर्ट भी जाएं और इधर सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। आप सेशंस कोर्ट जाइए, उधर से सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन करा करके आप लोकसभा सेक्रेटरिएट को एक लेटर दीजिए कि आपकी सदस्यता बहाल की जाए। अगर वो सदस्यता बहाल ना हो तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ओके, जो मोहम्मद फैजल के केस में हुआ है। हाँ, आपको क्या समझ में आता है? लोकसभा सचिवालय ने 2 महीने हो गए मोहम्मद फैजल के कन्विक्शन को स्टे हुए, अभी तक लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की है, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। तो ये लोकसभा सचिवालय क्यों नहीं उसको रिस्टोर कर रहा है, उनकी सदस्यता को? देखिए, मैंने माना कि आपको कहा शुरुआत में, ये बड़ा ग्रे एरिया है, इस पे कोई अभी ना, जो लॉ है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3, वो सदस्यता रद्द करने की तो बात करता है, लेकिन अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए या कन्विक्शन स्टे हो जाए, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो जाए, उस पे बहाल होगी नहीं होगी, ये लॉ स्टैट्यूट में कहीं क्लियर नहीं है। और अब ये जबकि स्टैट्यूट में क्लियर नहीं है तो ये जजमेंट लॉ के प्रावधान से ही बन करके आएगा कि जहां पे सेंटेंस 2 साल की है या 3 साल की और हीनियस क्राइम नहीं है और वहां पे सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो जाता है, तो क्या उस सदस्यता को जो रद्द कर दी गई है क्या उसे बहाल किया जा सकता है? नहीं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा, कोर्ट के माध्यम से ही हम सबको ये जानकारी नहीं। लेकिन विकास जी, इसका मतलब तो ये हुआ ये मामला लंबा भी लटक सकता है और राहुल की सदस्यता हो सकता है महीनों महीनों बहाल ना हो, इतने में चुनाव भी आ जाए। हाँ मानक जी, बिल्कुल हो सकता है, और
तभी शायद अगले दिन ही पीआईएल लग गई कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपने ओपोनेंट्स को लोकसभा या राज्यसभा से बाहर करने का ये एक आसान तरीका ना ढूंढ रहे। ओके, पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी कितने महीने कितने साल खींच जाती है हमें भी पता है। अश्विनी दुबे, अश्विनी जी, मोहम्मद फैजल के केस, जो एनसीपी सांसद का केस है, उसको देखते हुए आपको लगता है राहुल गांधी को अगर कन्विक्शन स्टे भी हो गया सूरत के सेशंस कोर्ट से, तो लगता तो नहीं है कि उनकी सदस्यता बहाल होने वाली है जल्दी? बिल्कुल, देखिए, अगर लॉ ऑफ लैंड की हम बात करें तो चाहे 2005 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन की जजमेंट है, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में, उस जजमेंट को देखते हुए और आज लिली थॉमस को देखें और लिली थॉमस के बाद 2020 की सरिता ए नायर की 3 जजेस बेंच की जजमेंट देखें और इनका जुडिशियल स्क्रूटनी करें, तो हम पाएंगे कि अगर मानिए राहुल जी का 389 में जो सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूट कन्विक्शन जो है स्टे भी हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर से, तो भी उनकी सदस्यता बहाल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस पर अभी कोई जजमेंट स्पेसिफिक नहीं आई। हां, अगर कल सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए लक्षद्वीप के पूर्व सांसद के केस में कुछ डिसीजन लेता है, तो निश्चित राहुल जी के ऊपर उसका फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में 3 साल की सजा जब सरिता ए नायर को हुई और वो मैटर वहां आया, उस केस में स्टे हुआ था, जो सेंटेंस था, सेंटेंस पे स्टे था। उन्होंने कहा साहब दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में कोर्ट ने जो ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट है, जो सेंटेंस है, उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, स्पेसिफिकली आपको 389 में ये ऑर्डर लेकर के आना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, यानी जब तक अपील पेंडिंग रहेगी वो स्पेसिफिक ऑर्डर लेकर, तो वो भी एक जजमेंट आएगा। इसलिए अब हां, एक यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को नोटिफाई कर देता है और इन द मीन टाइम राहुल जी के केस में ऐसी परिस्थितियां बनती का अपीलेट कोर्ट उस ऑर्डर को जो स्पेसिफिक ऑर्डर पास करता है, जो सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूशन स्टे करता है, उस परिस्थिति में उस लोकसभा चुनाव में वो कंटेस्ट कर सकते हैं। और यही अभी की तारीख में यही लॉ ऑफ द लैंड है। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है, ये जजमेंट क्यों आया, उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से क्रिमिनल्स का खास तौर से विधानसभा और लोकसभा में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे और जहां क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण और लोगों को डरा धमका कर एक विनिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए किया। क्योंकि अगर आप देखिए मानक भाई, 17वीं लोकसभा में 233 माने 43% जो क्रिमिनल केसेस है उसमें 17वीं लोकसभा में जितने भी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के वो आए, और 542 में से 2014 में अगर आप देखेंगे तो 185, जिसमें 34%। नहीं, अश्विनी जी, वो ठीक है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। हर कोई चाहता है कि अपराधियों को राजनीति से बाहर होना चाहिए, संसद विधानसभाओं से बाहर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक बयान के लिए 2 साल की सजा अश्विनी जी, और उसके बाद सदस्यता चले जाना, और उसके बाद कानून का ग्रे एरिया, जिसमें आप खुद कह रहे हैं और विकास जी भी कह रहे हैं, हो सकता है सदस्यता बहाल ही ना हो पाए। देखिए, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी किसकी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, राहुल गांधी जी की और सुब्रमण्यम स्वामी जी की, जिन्होंने 499 500 को चुनौती दी थी। हाँ। और चुनौती देते हुए यह कहा था कि ये जो इंडियन पीनल कोड के दोनों प्रावधान है वो संविधान से जो मिला व्यक्ति के अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन 19(1)(a) को हम देखें तो फ्रीडम प्रेस की भी आती है, इंडिविजुअल की भी आती है, पॉलिटिशियंस की भी आती है। और चूंकि कब कहां पर जो पॉलिटिकल मोमेंट के दौरान, पॉलिटिकल इलेक्शन के दौरान या किसी और उसमें हम कोई ऐसी बात पब्लिश कर देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं जो 19(2) के तहत वो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं होता और आने के बाद वो अगर बनता है तो व्यक्ति जो है उस पर मुकदमा कर देता। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, मानहानि से संबंधित प्रावधान इसलिए सही है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी इसी संविधान ने दिया है और यह मूल अधिकार है। इसका मतलब मान नहीं, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स अश्विनी जी कह रहे हैं कि एक बयान के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट। मानक भाई, वो बात तो अदालत को देखनी है, और एक अदालत का जजमेंट अगर गलत है तो इतनी लंबी लीगल टीम है, उसको अपीलेट कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मैं तो देखिए, इतने बड़े पार्टी में इतने लीगल, पूरा ऊपर से नीचे तक लीगल सिस्टम, आलोक भाई इस बात को अग्री करेंगे, वो 24 घंटे के अंदर वो मैटर मेंशन होना चाहिए था।
क्योंकि ये यहां पर सवाल यह नहीं है कि राहुल जी क्रिमिनल हैं, सवाल यह है कि इतने बड़े लीगल सिस्टम में अगर लूप होल है वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके फार रीचिंग इंपैक्ट सिर्फ राहुल जी तक ही सीमित नहीं है, आलोक भाई के ऊपर भी हो जाएंगे, शुक्ला जी के ऊपर भी हो जाएंगे, विकास भाई के ऊपर, मानक भाई के ऊपर। मानक भाई अगर राजनीति में आने का प्लान करते हैं तो ये समझना। अच्छा ठीक है, वही सवाल कर रहा हूं जो विकास जी से पूछा। आप क्या सलाह देते? राहुल गांधी के वकील होते, आप कांग्रेस में होते, तो क्या सलाह देते आप? सबसे पहली सलाह तो देखिए, मैं सबसे पहली सलाह ये देता कि वो जो उनका स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट जनरल नहीं था, स्पेसिफिक था पॉलिटिशियन के संदर्भ में। जो सलाह राहुल जी को वहां नहीं दी गई, क्योंकि वो सलाह अगर दी जाती तो शायद ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट था वो स्पेसिफिक हो जाती। स्पेसिफिक होता तो पर्सन अग्रीव, तो आप सेशंस कोर्ट जाते? सेशंस कोर्ट तो बाद में जाते, उसी समय अगर ये स्पेसिफिकली आ जाता तो मैं समझता हूं कि कोर्ट का ये व्यू कि पूरे एक सोसाइटी को बात कही गई। तो ठीक है, ओके। और आज की तारीख में सेशंस कोर्ट जाने की बात सलाह देंगे आप? अब तक तो चले जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं 166 पन्नों का गुजराती में ऑर्डर है, उसमें ट्रांसलेशन में भी टाइम लगता है। तो वहां गुजराती लैंग्वेज में ही तो पिटीशन फाइल होगी मानक भाई। सेशंस कोर्ट में पिटीशन गुजरात सेशंस नहीं, लेकिन अब तो कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। ये बात का जवाब आलोक भाई से आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर। अच्छा ठीक है, ओके। और ये जो 2 साल की सजा है एक बयान के लिए, ये एक्सेसिव है, ये ज्यादा है, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? हाँ मानक जी, एक्सेसिव भी है और जजमेंट फ्लॉड भी है। उसमें मेरे को लगता है कि आज का मंच नहीं है कि हम जजमेंट को का विश्लेषण करें, लेकिन जजमेंट फ्लॉड भी है और एक्सेसिव पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। डिफेमेशन में कई बार तो आपने देखा होगा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक भी सजा सुनाई दी जाती है कि अगर 12 बजे सजा सुनाई है तो वो कहते हैं कि 5 बजे तक जब तक कोर्ट नहीं उठेगी तब तक के लिए सजा है। बहरहाल जहां तक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की बात है, अमूमन दिल्ली में जो देखा जाता है वो पहले दिन पे ही जब मैक्सिमम नोटिस करके प्रोसिक्यूशन का जवाब लेकर के इसमें कंप्लेनेंट का, तो 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 तारीख में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना सीरियस मैटर नहीं है। और जजमेंट में भी जब बहुत ही माहिर वकील कांग्रेस के हैं जो उनका पक्ष रखेंगे, तो बहुत ही फ्लॉड जजमेंट है, जिसको मुझे लगता है कि सेशंस पे सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, आप सेंटेंस को लेकर इसे फ्लॉड बता रहे हैं या आपको इस फैसले में और भी कई दिक्कत दिखती है? नहीं, मैं सेंटेंस को भी फ्लॉड बोल रहा हूँ और जजमेंट को भी, जजमेंट फॉर कन्विक्शन को भी फ्लॉड कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि 3 व्यक्तियों के नाम लेकर के आप पूरी की पूरी जेनरिक पूरे कॉम को अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एट द वेरी आउटसेट ऑल्सो मैं कोई जजमेंट के पूरे नहीं गया हूं, लेकिन अगर आप उस 3 व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के अगर आप कुछ कह रहे हैं इलेक्शन मीटिंग में या नॉर्मल वक्तव्य भी हो, तो आप उससे पूरी की पूरी जाति विशेष को अगर के आधार पे अगर आप उसको कन्विक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एट द वेरी आउटसेट ही जजमेंट फ्लॉड है। ओके, अश्विनी दुबे, आप सहमत हैं या आपकी अलग राय है? जजमेंट भी फ्लॉड है और सेंटेंस भी? मेरा ऐसा कहना है मानक भाई कि राइटली और रॉन्गली एक कोर्ट ने जजमेंट दी, अब उस जजमेंट का या एग्जीक्यूशन होगा या अपीलेट कोर्ट में वो जजमेंट लीगली स्टे होगी। लीगली स्टे होगी तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा अपीलेट कोर्ट। अब दूसरा सबसे बड़ा पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही 1998 4 SCC 266 में। उन्होंने कहा एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें एमपी एमएलए बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी पूर्ण पद निभाते हैं। उनको अपने शब्दों का चयन, उनको अपनी कार्यशैली और उनका जो आचरण है ऐसा अनुकरणीय होना चाहिए समाज में कि वो किसी कानून के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव के केस में कहा। दूसरा 3 दृष्टांत मैं बताऊंगा मानक भाई, उसके बाद आपको डिसाइड करूंगा कि ये वर्सेस है या हम दोनों एक बात पर अग्री कर रहे हैं, हम और विकास जी। महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद 1958 में उर्दू में पत्र लिखा गया और उर्दू में पत्र लिखते हुए इसलिए लिखा गया जानते हुए भी कि उर्दू नहीं जानते हैं, और उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी गई जो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया, बोले कि ये जानबूझ करके उर्दू में लिखा गया जानते हुए कि इनको उर्दू नहीं आती, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरा, राम जेठमलानी सुब्रमण्यम स्वामी 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वामी को यह कहकर मानहानि करने दोषी ठहराया
कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव जी की हत्या से मामले में बचाने के लिए जो प्रतिबंधित संगठन है उससे धन लिया, वो भी उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। तीसरा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में इंटरनेट पर जो मानहानि थी, 66A को तो क्वैश किया, लेकिन कहा यह मानहानि की श्रेणी में आएगा। तो जो जितना बड़ा व्यक्ति, वो उसको उतने ही जिम्मेदारी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करो। लॉ ऑफ द लैंड फिलहाल यह है कि सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। वो होता है तो कल अगर फैजल अहमद के केस में जो जजमेंट आता है, हम लोग भी उसको पढ़ेंगे, मानक भाई आपके साथ बैठकर डिस्कशन भी करेंगे। परंतु मूट प्रश्न यह है मानक भाई, 30 सेकेंड, कि आज की तारीख में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एग्जीक्यूशन जो इसका सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस हो भी जाता है तो उस हाउस की सदस्यता बरकरार हो। ओके, हाँ विकास जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे विकास जी। अब मैं ये कह रहा था, जो विनोद दुबे साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लाइफ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो मैं बस मानक जी एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से निचला स्तर पॉलिटिशियंस हर बार क्रिएट करते जा रहे हैं, तो उसमें उनसे कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षा की नहीं जा सकती। ओके, ऑल राइट।